हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। हैलाइड्स फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्राइड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्साइड के क्या नेचर्स हैं। आज थोड़ा सा कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम देखते हैं वो ग्रुप 16 में एक हो जाता है ऑक्सीजन। क्या रिमेंबर है आपको? बिल्कुल सर, ऑक्सीजन हमें बिल्कुल रिमेंबर है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है जनरली एटॉमिक नंबर कितने होते हैं ऑक्सीजन का, जल्दी बता दो। एटॉमिक नंबर होता है 8। मास नंबर कितना होता है बच्चों? 16 हो जाता है। ऑक्सीजन के जो आइसोटोपिक फॉर्म हैं, जो आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के, वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, O16, O17 एंड O18। ठीक है, जिसमें से O16 का एबंडेंस सबसे ज़्यादा होता है। अराउंड 99% तो O16 ही होता है। इसीलिए जो मास नंबर आता है ऑलमोस्ट जो है ऑक्सीजन का, वो क्या आ जाता है? 16, 15.9495 के आसपास आता है। कोई दिक्कत वाली बात? दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन जनरली जो होता है खुद कंबशन नहीं करता, बट इट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन। याद रखना, इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये जो होता है कंबशन का क्या होता है? सपोर्टर होता है, लेकिन खुद कंबसेबल गैस नहीं होता। अब अगर आपसे कोई पूछे हाउ टू प्रिपेयर, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, ऑक्सीजन खुद भी इज ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। जैसे डेकन प्रोसेस ले लो Cl2 का फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस ले लो H2SO4 का फॉर्मेशन में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ले लो, या आप ओस्टवाल प्रोसेस ले लो, HNO3 ओस्टवाल्ड प्रोसेस ले लो। इन सब प्रोसेस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये Cl डेकन प्रोसेस से क्या बनता है? Cl2, और इससे आपका क्या बनता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ओस्टवाल प्रोसेस से सबको पता है क्या बनता है? HNO3। ये डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ SO2 किस में बदल जाता है? SO3 में। SO3 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H2SO4 बन जाता है। ओस्टवाल प्रोसेस में अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, याद है, NO बनता है। NO से क्या बन जाता है? NO2 का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो HNO3 बन जाता है। तो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है बहुत सारे प्रोसेस के फॉर्मेशन में, बहुत सारे कंपोनेंट के फॉर्मेशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के साथ बहुत इजीली कंबाइन कर लेता है। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ इजीली कंबाइन करता है। जैसे अगर मेटल्स के साथ लिखूं सोडियम प्लस ऑक्सीजन तो आपका बन जाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड इजीली बन जाता है, MgO बन जाता है। नॉन मेटल के साथ जैसे CO2 बन जाता है, CO बन जाता है, याद है? बिल्कुल। उसी तरीके से SO2 बनता है, SO3। मतलब इजीली कॉम्बिनेशन जो हो जाता है मेटल और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का हो जाता है। बहुत कम ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के लिए इनर्ट होते हैं, और ऐसे मेटल को हम लोग बोलते हैं नोबल मेटल, जिस पे ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। ठीक है, अदरवाइज जैसे क्या बोलते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, ये जो होते हैं इन पे ऑक्सीजन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अदरवाइज जितने भी कंपोनेंट मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे वो ऑक्साइड बना जाते हैं। जैसे कॉपर बना लिया Cu2O, CuO, आयरन बन जाता है Fe2O3, Fe3O4, देन NiO, Cr2O3। ये सब क्या है आपके? जो है ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, जो काफ़ी इजीली हो जाता है। अब ऑक्सीजन जो होता है कंबशन में सपोर्ट करता है। जैसे कंबशन, जैसे नॉर्मल लिख देते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जिसमें कार्बन हो,
अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, हीट प्लस एनर्जी निकलती है। यानी ऑक्सीजन के सपोर्ट में जो होता है कंबशन काफ़ी इजी हो जाता है। फिर आप देखोगे जितने भी आप मेटल्स देखते हो वो ऑलमोस्ट ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, और ऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर यूज़ कर लेते हो तो ऑक्सीजन निकल के मेटलर्जी में मेटल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमारे लिए ये क्या है भैया, सपोर्टर ऑफ लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल का क्या होता है, आपका सपोर्टर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। ऑक्सीजन, सांस में तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन होता है जनरली मैंने आपको बताया था किसके फॉर्मेट में आपको एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्मेट में ये एग्जिस्ट करता है। और ये जो होता है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये मैंने आपको उस दिन कल भी दिखा चुका था क्वेश्चंस में कि अगर MOT का थ्योरी लगा दें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 तो हम देखेंगे इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2px1 एंड सिग्मा स्टार 2py1, यानी जो इसमें है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। यानी इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो ये क्या बोला मैंने, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है ऑक्सीजन के बीच में जो होता है, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है आपका 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, इसमें तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीज़ें हम इजीली जानते हैं, इसमें नई कोई चीज़ तो है नहीं जिसको कि हम इजीली हम नहीं समझ पाते। बिल्कुल। अब ऑक्सीजन का प्रिपरेशन की अगर बात करूं, कि अगर आपसे कोई पूछे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बहुत आसान है। पहला आ जाता है लेबोरेटरी मेथड। लैब मेथड में थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा। इसमें हम लोग ले लेते हैं KClO3 और MnO2 का मिक्सचर। फिर से मैं बता रहा हूँ, लैब मेथड में हम लोग क्या ले लेते हैं, KClO3 और MnO2 का मिक्सचर 4:1 के फॉर्मेट में, और अराउंड 350 to 375 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है ये? लेकिन इस टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे एक्चुअली KClO3 जो होता है वो बदल जाता है KClO4 में, और ये KClO4 फर्दर आपका जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। याद रखना क्या बोला मैंने कि KClO3 का अगर हम 350 और 370 हाई टेम्परेचर पे ले लें तो KClO3 आपका कन्वर्ट हो जाता है KClO4 में, और ये KClO4 का फिर से डिकम्पोजिशन होता है और वी गेट ऑक्सीजन। तो MnO2 का क्या काम है? MnO2 जो होता है टेम्परेचर, MnO2 इस जगह पे एक कैटलिस्ट का काम करता है। जब MnO2 मिला देता है तो KClO3 का कन्वर्जन KClO4 में होने की ज़रूरत नहीं होती, और जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस पे ही बनने लग जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर 4:1 का मिक्सचर KClO3 और MnO2 का लेते हैं हम तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। अगर MnO2 मिला हुआ है तो KClO3 डायरेक्टली आपका KClO3 250 डिग्री सेल्सियस पे आपका सीधा सीधा जो हो जाएगा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा। याद रखना। तो ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और KClO3 को KClO4 में कन्वर्ट होने से रोकता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे KClO3 एक्चुअली KClO4 पे अगर इस टेम्परेचर पे चले जाएं, अगर MnO2 ना हो तब जाके आपका जो है क्या बनता है बच्चों, O2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये MnO2 का काम होता है। पूछा जाए तो बता देना आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा बहुत इजी है, जैसे
क्या बोलते हैं जो ऑक्साइड जो होते हैं, एलिमेंट के ऑक्साइड जो लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज होते हैं, उनका अगर थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो तो भी आपका बन जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे मैं लिख देता हूँ HgO। HgO का थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तब भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा Hg + ½ O2। ठीक है, या PbO ले लो, PbO का भी अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो आपका बनेगा Pb + ½ O2। ठीक है, Ag2O का अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर दोगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ये इजी है, इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो उसके बाद अगर मैं K2Cr2O7 का अगर मैं डिकम्पोजिशन कर दूं तब भी बनेगा K2CrO4 + Cr2O3 + O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अगर K2Cr2O7 KMnO4, ठीक है, इसमें बनेगा आपका K2MnO4 + MnO2 + O2, फिर से ऑक्सीजन का हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं KMnO4 को H2O2 के साथ ट्रीटमेंट कर दूं या नाइट्रेट NaNO3 का डिकम्पोजिशन कर दूं तो बन जाएगा आपका क्या, NaNO2 + O2। उसी तरीके से अगर KNO3 का डिकम्पोजिशन कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा, KNO2 + ½ O2। तो ऐसे बहुत सारे मेथड आपके हैं, जैसे Mn3O4 को अगर गर्म कर दूं तो MnO2 + O2। ये इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम ऑक्सीजन का प्रिपरेशन काफ़ी इजीली करें, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट हर जगह पे है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उस जगह पे तो ऑक्सीजन का आपका है ही, होता है हर जगह। तो दीज आर द फ्यू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन्स। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको है? नहीं, प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई दी कि क्या क्या हो सकता है, लैब मेथड मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर इस व्यूज़ के साथ हम चलते चले जाएंगे तो हमारे साथ कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे आपका कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इसमें और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, मैं क्वेश्चंस में और आपको कराता चला जाऊँगा। चलो अब मैं इसको रब करता हूँ बच्चों। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द एबनॉर्मल, व्हाट आर द रीजंस फॉर द एबनॉर्मल बिहेवियर, abnormal behavior of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एबनॉर्मल बिहेवियर होने के पीछे क्या रीज़न है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, यस सर। ऑक्सीजन का एबनॉर्मल बिहेवियर होने के पीछे रीज़न है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, साइज छोटा होता है, और डी ऑर्बिटल, डी सबसेल का जो है अनअवेबिलिटी होता है, जिसके चलते ऑक्सीजन जो होता है p d ओवरलैपिंग नहीं कर सकता और अपनी कोवैलेंसी को भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो होता है व्हाट आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 एलिमेंट्स के क्या होते हैं। आपको पता है अगर मैं ऑक्सीजन छोड़ दूं, ऑक्सीजन का -2 होता है और पेरोक्साइड के केस में -1 होता है।
ठीक है। अदरवाइज़ इस ग्रुप 16 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा -2 भी दिखेगा, +4 भी दिखेगा और +6 तक आपको दिख जाता है। सल्फ़र जैसे SO3 बनाया, SO3 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, SO2 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, SO2 SO3 एट्सेट्रा। जैसे H2S इसमें -2 होता है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ग्रुप 16 का -2 +4 एंड +6 होता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं बढ़ चलता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि राइट द वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बनाने का एक मेथड आप बता दो, किस तरीके से ऑक्सीजन का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था लेबोरेटरी मेथड। अगर मैं 4:1 के फॉर्मेट में KClO3 और MnO2 का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, वी विल ईजीली फॉर्म ऑक्सीजन। MnO2 का क्या काम है, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट और लोअर टेम्परेचर पे यानी 250 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होने लगता है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया बताओ कि ऑक्साइड के केस में ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र के कितने ऑक्साइड एग्जिस्ट आपके कर सकते हैं। ठीक है सर, आप बोलोगे कि सल्फ़र के तो भैया सर SO2 तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन साथ में मैंने बताया था कि भैया H2O2 भी कर सकता है, देन SO भी कर सकता है, देन S4O7 भी कर सकता है। यानी सल्फ़र के बहुत सारे ऑक्साइड आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, बोलो SO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो तुरंत आप बोलोगे कि सर SO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जो सेफ होता है वो क्या होता है, एंगुलर हो जाता है। सही है, बिल्कुल सर, सेप एंगुलर हो जाता है। और सेप एंगुलर हो जाता, बॉन्ड एंगल क्या होता है, 119 डिग्री के आसपास आपका बॉन्ड एंगल होता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। इसी तरीके से अगर आपको कोई पूछे कि भैया स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जितने भी ऑक्साइड है, मैंने आपको बताया था H2SO4, H2H2O5, H2H2O7, H2H2O8, H3ASO3। अगर आपसे कोई पूछे कि H3ASO3 का H3SeO3, ठीक है, H3SeO4, ठीक है, H3TeO3, देन H3TeO4, इन सब का जो है आप क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। जैसे सल्फ़र का भी मैंने बताया था ना, जैसे H2, ठीक है, H2SO3, देन H2SO3, H2SO4, ये यहाँ पे H3 की जगह H2 डाल दो, H2SeO3, H2SeO4 और H2TeO4। तो अगर इनका स्ट्रक्चर बनाने बोले तो याद करो, मैंने आपको बताया था जैसे SeO3 का है तो Se यहाँ पे डाल दिया, ये ऑक्सीजन है, ये OH है और ये OH है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, O3 हो जाएगा। H2SeO4 पूछे तो ये हो गया आपका, देन OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी H2SeO4 हो गया। उसी तरह से आपको पूछा जाए H2TeO3 तो भैया H2TeO3 बहुत आसान है, ये आ गया डबल बॉन्ड यहाँ पे, दैट इज़ OH, देन दिस वन इज़ OH। ठीक है, अब H2TeO4 के बारे में पूछे तो ये Te है, यहाँ पे O है, उसके बाद यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। H2SO3 के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, H2SO4 के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। जैसे H2H2O5 के बारे में भी अगर आपसे कोई पूछे तो घबराने की बात नहीं है, ये सल्फ़र डाल देना,
ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, कितने ऑक्सीजन खर्च हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 ऑक्सीजन और डाल देना, ख़त्म बात। तो चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं होती, अगर चीज़ों को हम सही तरीके से कर लें तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये वाला जो हमेशा आप देखते हो ना बच्चों, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सच बताओ तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन बुक में क्या करते हैं, दे देते हैं आपके डबल बॉन्ड के कंपेरिजन में। जैसे छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझो, जैसे मैं लिख देता हूँ सल्फ़र और ये सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र के साथ एक OH लग गया यहाँ पर, एक OH यहाँ पे लग गया, तो सल्फ़र का आपका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया। अब सल्फ़र के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे ना बच्चा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को इस तरीके से डोनेट करते हैं ना, वो इस तरीके से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से डोनेट कर दिया। बनाते इस तरीके से हैं कहीं कहीं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि भैया इनका कहना आता है बुक वालों का कि हम डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम उस जगह पर डबल बॉन्ड लगा के आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इस फार्मूला पे कोई भी बन जाएगा, अगर आपको पूछे भैया H2H2O3 का भी अगर आप बना लो तो भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। भैया सल्फ़र और सल्फ़र के बीच में लिंकअप डाल दो, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर OH डाल दो, ठीक है, और कहीं डाल सकते हो क्या, H2H2O3 है ना, तो भैया यहाँ पर भी तो आप OH डाल सकते हो, देखो तो हो जाएगा H2H2O3। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल कर दो तो काम आपका हो जाएगा, H2H2O3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH डल गया, H2H2O3 हो गया। तो इस तरीके से नॉर्मल जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं आप इजीली बना सकते हो अगर आपका होल्ड है तो। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से करते चले जाओगे तो कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भैया बुक में दिया हुआ है तो वही एकदम ऐसा करके रख दिया, तो आप अपने आप जिस तरह से फिर अगर आपको दे दे H2H2O4 बना के दिखाओ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भैया H2SN, ठीक है, H2SnO4 बना के दिखाओ या H2SnO6 बना के दिखाओ, तो भी आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आ गया क्या? यस सर, मैंने पढ़ाया तो था। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई है, इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब आ जाता हूँ ओजोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। Next one is we are going to discuss about ozone. ओजोन, ठीक है। ओजोन जो होता है इसका क्या लिखते हैं हम लोग, O3। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब ड्राई ऑक्सीजन when silent electric discharge, when silent electric discharge, when silent electric discharge is passed through the dry oxygen, तो क्या हो जाता है कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन में, और यही जो दूसरा ऑक्सीजन है ये आपस में ऐड होके आपका क्या बनाता है, ओजोन का फॉर्मेशन करता है। पहला मेथड ये आपका है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाना है। आ गया? ये इस तरीके से आपका ओजोन का फॉर्मेशन होता है, पहला। दूसरा, अगर यूवी रेडिएशन, जैसे अपर लेयर पे ऑक्सीजन है, अगर यूवी रेडिएशन गिर जाए तो यूवी रेडिएशन O2 को किस में करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन में ट्रीटमेंट दे देता है, और ये फिर O2 दूसरे O2 जो क्या बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि एटॉमिक ऑक्सीजन है, वो फिर से कंबाइन होके क्या बना देता है, O3 का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद थर्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, और इस जगह पे हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है, एनोड जो होगा वो प्लैटिनम होगा,
ठीक है, एनोड, तो ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है वो एनोड पे हो जाता है। ओजोन का फॉर्मेशन यानी हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके भी ओजोन का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। एनोड पे क्या मिलेगा आपका? ओजोन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद अगर हम जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में नहीं कर सकते। उसके बाद अगर H2O एंड HF, ठीक है, ये एक मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका ओजोन का जो स्ट्रक्चर आता है, वो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो ये ओजोन है, ठीक है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, याद रखना। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे? 2 2 4 2 2 4 2 6 एंड 2, ये हो गया। दूसरा यूनिटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? देखो ओजोन इस जगह पे O और इस जगह पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 2 4 2 2 2 4 एंड 2 6। कोई दिक्कत वाली बात है? यानी जो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ओजोन का वो इस तरीके से हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इसमें फॉर्मल चार्ज भी निकालना आता होगा, आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब जो ओजोन होता है ना, वो जो मेनली यूज़ होता है ओजोन का, ओजोन इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। यानी जो O3 है ये ऐसे लिखते हैं O2 + O, याद रखना। ये कोई भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। जैसे अगर इसको HCl के साथ ट्रीटमेंट अपन कर दें तो ये बन जाता है आपका H2O + Cl2 + O2 का फॉर्मेशन करता है। जैसे PbS के साथ अगर ट्रीटमेंट हम कर दें तो ये बन जाता है PbSO4, याद रखना। और साथ में और क्या निकल जाता है? O2 निकल जाता है। कोई दिक्कत वाली बात? उसी तरीके से अगर मैं NaNO2 का कर दूं तो बन जाएगा आपका NaNO3 + O2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं लिखूं Na3ASO3, अगर इसका भी ओजोन के साथ ट्रीटमेंट कर दूं तो बनेगा Na3ASO4 + O2, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस वगैरह हैं, ये रिएक्शन प्रूव करके बताते हैं कि O2 ओजोन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते जो सपोर्ट करता है इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक चीज़ याद रखा, ये स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एक्शन भी होता है, जानते हो ना? यस, ये ब्लीचिंग एक्शन भी देता है, कंबशन भी इसका हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो ओजोन इजीली आपके साथ लिंकअप होते हैं। ऐसे ये सब जितने क्वेश्चंस होंगे ये जितनी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये प्रॉपर्टी सारा मैं को न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में भी, क्वेश्चंस के टर्म्स में आपको बहुत और अच्छे से करा दूंगा। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिसमें जो है ओजोनोलाइसिस होता है, कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोकार्बन्स में आपने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो ये रिएक्शन जैसे HCl + O3, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड किया इसको थोड़ा सा देख लो। जैसे पहले लिखेंगे O3 किस में ब्रेक डाउन हुआ? O2 + O में, ठीक है। अब ये HCl जो होता है उस पर नेसेंट ये ऑक्सीजन जो मतलब एक्टिव ऑक्सीजन है वो अटैक किया, तो बनेगा आपका क्या? H2O + Cl2। क्या बोला मैंने? H2O + Cl2। बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दिया तो Cl2 2 टाइम्स, हाइड्रो ऑक्सीजन 2 टाइम्स। अब दोनों का ऐड कर दो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 2HCl + O3
इट गिव्स यू H2O प्लस O2 प्लस Cl2, H2O प्लस O2 प्लस Cl2। अगर दूसरा में केस में भी मैं देख लूँ, जैसे PbS है, ठीक है, या जैसे NaNO2 है, तो तुरंत आपका बदल जाएगा NaNO3 में। कैसे हो जाएगा? फिर से O3 ब्रेक डाउन होगा किस में? O2 प्लस O में। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? फिर से मैं लिख रहा हूँ, O3 ब्रेक डाउन होगा किस में? O2 प्लस O में। उसके बाद ये NaNO2 पे ये नेसेंट जो आपका एक्टिव ऑक्सीजन है वो आके अटैक करेगा, तो बनेगा क्या आपका? NaNO3। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या आपका? NaNO2 प्लस O3। इट गिव्स यू NaNO3 प्लस O2। उसी तरीके से अगर मैं K4FeCN होल 6 अगर मैं ले लूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर उसी तरीके से मैं K4FeCN होल 6 ले लूँ और इसको अगर ओजोन के साथ ट्रीटमेंट कर दूँ, तो ये आपका बदल जाएगा K3FeCN6 में। याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं? K3FeCN होल 6 में, और O3 किस में बदल जाएगा? O2 में। मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे जो आयरन आपका था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, और आज यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया। यानी ये ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो ओजोन का कौन सा प्रॉपर्टीज़ को आप शो करते हैं, ओजोन की जो है प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं कि ओजोन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग एक्शन भी होता है, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं RCH डबल बॉन्ड CH R-, अगर इसको ओजोनोलाइसिस कर दें तो आपको पता है प्रोडक्ट कैस क्या बनेगा? बता सकते हो? यस सर बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? दैट इज़ CHR then O देयर इज़ OOCHR-। ठीक है, ये देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है जो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होके क्या बनता है? इस तरीके से तो ब्रेक डाउन होता है ना। बिल्कुल, क्या बन जाता है जल्दी से बता दो। जैसे ये आपका R लगे, RCHO R-CHO, और अगर ऑक्सीजन का इसमें इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं तो आपका दो जैसे कीटोन बन जाएगा, या आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से ओजोनोलाइसिस होता है। ये हाइड्रोकार्बन का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन। याद रखना, इस पे जो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टीज़ बता दी कि कहाँ कहाँ ओजोन का यूज़ होता है, किस तरह से ओजोन की वर्किंग होती है। ठीक है, आपको पता है ना ओजोन क्या है? यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो है उसमें ओजोन लेयर होता है, अगर उसमें होल हो जाए तो यूवी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, जिससे हमें क्या होता है? स्किन डिजीज़ होने का होता है। तो ये यूवी रेडिएशन से बहुत करते हैं और इसका सपोर्ट करते हैं, यूवी रेडिएशन से हमें बचाव करते हैं। और अगर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो ओजोन का लेयर जो होगा वो डिप्लेशन होगा। खैर ये ग्रीन केमिस्ट्री का है, ये केमिस्ट्री में नॉर्मल जो थ्योरी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग होता है। बाकी ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको क्वेश्चंस में करते जाओगे तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्यों ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी रखता है, और ये एक्टिव ऑक्सीजन होता है जो किसी को भी फिर से चेंज कर देता है। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आ सकता है तो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। पूछ सकता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन का ड्रॉ करो। दूसरा पूछ सकता है ड्रॉ राइट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट वन मेथड ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन का एक मेथड, ओजोन बनाने का एक मेथड बता दो प्रिपरेशन का। अगर इस आपसे पूछ सकता है हाउ कैन यू प्रूव दैट ओजोन एक्ट एज अ, हाउ कैन यू प्रूव दैट ओजोन act as strong oxidizing agent, आप कैसे प्रूव करोगे कि ओजोन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा एक्ट होता है। उसके बाद आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट आर ओजोन लेयर, व्हाट इज़ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, क्या इम्पैक्ट आपका पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपसे अगर कोई पूछ सकता है राइट फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब ट्राई मार लेना घर पे, है ना, राइट। और अगर कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, राइट फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन, ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, कंबशन क्या होता है, ओजोनोलाइसिस क्या हो जाता है, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है, हाइड्रोकार्बन्स में भी इसका यूज़ है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। इट डिपेंड कि किस तरीके से क्वेश्चन पे अटैक होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने ऑक्सीजन और ओजोन की जो थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताई, आप पूछ सकते हो सर ने आपने बहुत कम्पैक्ट थ्योरी बता दी, इतने कम से होगा, बिल्कुल इतने कम से ही हो जाएगा। इसका यूटिलाइजेशन हमें करना है न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं क्वेश्चंस दूंगा इसमें, जैसे ये भी 3 4 5 रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं 10 12 15 और भी रिएक्शंस दे दूंगा जिसको कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। उसके बाद मैं बताऊंगा सल्फर, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सल्फर में तो आपका SO2 SO3 थ्योरी है, बाकी सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैं आपको बता चुका हूं। क्या कोई प्रॉब्लम है? आई होप सो इसमें कुछ खास प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। धीरे धीरे ग्रुप 16 की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई उसको प्रैक्टिस करते जाओ, और उस पर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है तो उसको करो और मुझसे भी डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। आई होप सो बच्चों अब कोई नई प्रॉब्लम होगी। समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज़ कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।